नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया उद्घाटन। सुविधा केंद्र में होगा बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला चौथा राज्य बना है उत्तराखंड। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथा राज्य बन चुका है। जीएसटी में सुविधा केंद्र में अब बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका उद्घाटन भी आज कर दिया है और आज से यह लागू होगा। जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन आज से किया गया है। तो निश्चित तौर पे इसका लाभ इस दृष्टि से मिलेगा कि जो गलत रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिनका गलत आईटीसी क्रेडिट लिया जा रहा है, उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अंत में व्यापारी पर, जो जेन्युइन व्यापारी है, उसको नुकसान हो रहा है। कोई भी ऐसी सिस्टम जिससे फर्जी व्यापारी रुक सके, जो रजिस्ट्रेशन गलत हो रहे हैं वो रुक सकें, तो वो अपने आप में एक अभी कितनी तेज़ी से और कितने फुल प्रूफ सिस्टम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बहुत बड़ा इशू है। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि ज़्यादातर व्यापारी और ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सीएस के माध्यम से, अपने एडवोकेट्स के माध्यम से, कर परामर्शदाताओं के माध्यम से उसको डील करते हैं। ऐसे में वो बायोमेट्रिक्स कैसे लगाएंगे, खुद आपको उपस्थित होना है, कोई बाहर रहते हैं, उन सब की एक वो करके इनको उसका कोई प्रॉपर इस्तेमाल लाना पड़ेगा। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज जिस तरह से जीएसटी का सुविधा सेंटर आप बना रहे हैं, क्या फ़ायदा इनसे मिलेगा और कैसे आप इसको बना रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि जो भी निर्णय सरकार के द्वारा होता है, उसमें कुछ लोग उसका अनैतिक लाभ उठाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जीएसटी स्कीम है, जिसके तोड़ के लिए कुछ लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करके कर चोरी करने का काम किया। हमारे यहाँ जसपुर में पिछली बार हुआ, और आज मैं कह सकता हूँ कि जहाँ हम लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज हम यहाँ उत्तराखंड में उसकी शुरुआत कर रहे हैं। देश का ये चौथा राज्य है। आज से पहले गुजरात, आंध्रा और पांडुचेरी में ये काम शुरू हुआ है, और उत्तर भारत का पहला राज्य है। तो हमारे राज्य में कहीं कर चोरी न कर पाए, या हमारे यहाँ जो कर दाता हैं, जो ईमानदार करदाता है, उसमें प्रतिस्पर्धा रहे, हमारा राजस्व बढ़े, उसके लिए कि ये प्रणाली बहुत सहायक सिद्ध होगी। पूरे प्रदेश में हमने 22 सेंटर बनाए हैं। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं उसमें 5-5 सेंटर काम करेंगे। 22 राज्य कर अधिकारी और 58 हमारे कर्मचारी इसमें काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज मैं देख रहा, जैसे शुरुआती लोगों को वहाँ आना शुरू हुआ, पूरे हमारे जो हितधारक हैं, हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, हमारे यहाँ उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, वो इसमें अपनी जो है भूमिका अदा भी करेंगे, यानी कि वो सहयोग करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि हमें इससे लाभ भी होगा। सर, कहाँ पर ये बनने जा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा भी समीकरण बना है? पूरे प्रदेश में लागू होगा। 22 सेंटर्स में काम शुरू कर दिया है। 22 राज्य कर अधिकारी, 58 हमने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। बहुत जल्द पूरे प्रदेश में इसका जो है परिणाम देखने को मिलेगा। आपने कहा है कि जो अच्छा काम करते हैं या व्यापारी हैं, उनको आप सम्मानित भी करेंगे। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था, आज मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, जो ईमानदार करदाता है, व्यापारी है, उसका हम सम्मान करें ताकि वो प्रोत्साहित हों। ऐसे हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको भी सम्मान करने का बहुत जल्द काम करें। अंतिम सवाल यह है कि आपने बिल लाओ इनाम पाओ योजना भी चलाई हुई है, ताकि जीएसटी में मुनाफा हो और लोग अपने बिल भी जमा करें, तो उस योजना में कितना लाभ मिल रहा है हाल फिलहाल में? इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि अभी तक 280 करोड़ रुपए का बिल मूल्य हमें प्राप्त हुआ है, और लगातार लोगों की मांग है कि इस स्कीम को बढ़ाया जाए। तो लोकप्रियता तो हासिल हुई है, और एक सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को आदत बनी है कि वो बिल जो हैं अपलोड कर रहे हैं, यानी ले रहे हैं फिर अपलोड कर रहे हैं। अब वो बिल लेने की उनकी जो आदत है वो बनेगी, तो हमें उसके राजस्व की प्राप्ति तो होगी। तो निश्चित रूप से ये जो नवाचार हम लोग करते हैं, उसका कहीं ना कहीं लाभ तो हमें मिलता है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि जीएसटी के विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बीजेपी उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को व्यापक स्तर पर मना रही है। लोक संस्कृति विभाग ने हरेला पर 5 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं लोक संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि उनकी तरफ से 5 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 1.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि 16 जुलाई से महाअभियान प्रदेश के साथ साथ अन्य
राज्यों में भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर पौधे लगाने से संरक्षित कर सकेंगे। देखिए, मैंने टारगेट रखा है 5 लाख का मैंने लक्ष्य रखा है और अभी तक करीब 1.5 लाख के करीब पौधे लग चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम लगा रहे हैं। 16 तारीख से ये हमारा महापर्व शुरू हुआ था और हमने इसको पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसको लगाया जा रहा है, बल्कि अलग राज्यों में मैं भी खुद इसको देखने जाऊँगी। और हमने ये कहा है कि वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की भूमि के अनुसार वो पौधे संरक्षित भी हों। कि यहाँ की अगर हम देखें पूरे उत्तराखंड में अभी चाहूँ और कहीं की जो पहाड़ों की अगर मैं बात करूं, कहीं ऐसे पहाड़ हैं जो पठारी टाइप पहाड़ हैं, उसमें रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कुछ ही दिनों में वो पौधा जो है, जो हम पेड़ लगाते हैं, वो सूख भी जाता है प्राय गर्मियों में। लेकिन हमने वहाँ के स्थानीय जनता से बात करी है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। अगर एक पेड़ को अगर आप लगाते हैं तो उसको आप संरक्षित भी करेंगे और हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। उत्तराखंड में अब बाहरी वाहनों की एंट्री तभी हो पाएगी जब वाहन में डस्टबिन रहेगा, जिसके लिए विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया है कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर अब सख्त हो गया है। सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग भी की जा रही है। चेकिंग के साथ साथ वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के अंदर साफ सफाई भी रहेगी। जिसमें बताया गया है कि जो यात्री वाहन हैं, उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं। उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था। अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया ने भी इसमें विशेष जोर दिया है और निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा कि जो यात्री वाहन हैं, खासकर जो 4 धाम यात्रा पे वाहन जा रहे हैं, उसमें डस्टबिन लगा हो या गार्बेज बैग। थराली के बोरगाड़ चोड़ कोटियाना सड़क स्वीकृति के बाद भी आज तक नहीं बन पाई है, लेकिन अब सर्वे होने के बाद सड़क निर्माण का काम होना है। पर अब ग्रामीण को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इस सड़क के बनने से उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। मतलब एक सप्ताह बाद भी ज्ञापन लेकर आए थे और धरना देने को मजबूर हैं। फिर समझ से परे यह है कि इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों इन ग्रामीणों को बार बार मदद की गुहार लगानी पड़ रही है, क्योंकि बार बार इन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। क्यों करके कई सवाल हैं, जिसका जवाब लगता है उप जिलाधिकारी के पास भी नहीं है। जवाब होता तो इन्हें बार बार तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ता। बोरागाड़ से चौड़ मोटर मार्ग की मदद से था, लेकिन विभागीय कर्मचारी एवं कुछ सामान्य वर्ग जो कि कोटरा की रोड जो कि अनुसूचित जाति है, इससे लाभ कुछ नहीं है, जिसके कारण जो मनमानी ढंग से विभागीय कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत चौड़ के लोग एवं कुछ सामान्य वर्ग कोटरा के लोग हैं, हम लोगों को दबाव देके पुलिस प्रशासन या विभागीय कर्मचारी पुलिस के धमकी से हमको डराना धमकाना के काम कर रहे हैं। जबकि ये पूर्व में जो प्रस्ताव बना है ग्राम पंचायत की जो प्रस्ताव है, ये भी फर्जी मोहर है ग्राम प्रधान की, पूर्व प्रधान की, इसमें भी फर्जी पूरे डॉक्यूमेंट जो बने हैं फर्जी हिसाब से बने हैं। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चमोली के थराली में साल 2018 में स्वीकृत बोरागाड़ चौड़ा कोटियाना सड़क स्वीकृति के बाद भी विवादों की वजह से कट नहीं पाई है। लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 3.5 किलोमीटर की सड़क को शुरू में बोरागाड़ चौड़ के 50 मीटर आगे सोबन राम बैंड में होना था, लेकिन भूगर्भ सर्वे में यहाँ पर भूस्खलन संभावित क्षेत्र और सेंसिटिव बताते हुए यहाँ से सड़क का निर्माण प्रारंभ करने की बजाय इसका सर्वे कोटड़ा घटपुल से कर दिया गया। कोटेड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा हुई थी। लगातार हमारे गांव के कुछ जो अन्य जाति के लोग थे, उन लोगों ने मिलकर इस सड़क को, जो कि अंबेडकर गांव के नाम से स्वीकृति थी, और उसके बाद इन लोगों ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर के इस सड़क को 3 किलोमीटर अलग एक अन्य जगह से ले जाने का भरपूर प्रयास किया है। ग्रामीण कोटला घटपुल होकर सड़क निर्माण का विरोध इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि कोटला के अंबेडकर ग्राम के अनुसूचित जाति के लोगों ने पुराने सर्वे से ही सड़क का निर्माण प्रारंभ करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने सर्वे से सड़क ले जाने से कोटला के अंबेडकर ग्राम के ग्रामीणों को लंबी दूरी नापनी पड़ेगी, जबकि पुराने सर्वे से सड़क ले जाने पर महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से गांव जुड़ सकते हैं। जब कागज मिला तब है सर मेरे को पता। हाँ, शिकायत है मेरे को, मेरी शैन मिलाई जाए और मोहर मिलाई जाए तब सर मेरे द्वारा कार्रवाई किया जाए। अपनी इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में भी तहसील मुख्यालय पहुंचकर पीएमजीएसवाई के खिलाफ नारेबाजी की थी और इन ग्रामीणों को एक सप्ताह के भीतर पीएमजीएसवाई से पत्रावली मांगकर स्थिति स्पष्ट होने का आश्वासन उप जिलाधिकारी ने दिया था। वहीं अब पत्रावलियों में सड़क की सर्वे बदलने और सेंसिटिव जोन से घटपुल से सड़क ले जाने को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाए जाने के बाद पीएमजीएसवाई ने घटपुल से ही सड़क ले जाने की बात कही, जिस पर नाराजगी जताते हुए अंबेडकर ग्राम के ग्रामीणों ने फिर से तहसील परिसर में पीएमजीएसवाई के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। धरना प्रदर्शन था और उनने ज्ञापन भी दिया था कि हम पूर्व में भी अगर आप हमारी मांग 7 दिवस के अंतर्गत हमें आश्वासन दिया गया था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, उप जिलाधिकारी थराली के द्वारा, कि अगर 7 दिवस में हम आप लोगों के विभाग के अधिकारियों से मिल करके वार्ता रखेंगे। लेकिन आज विभाग के अधिकारी आते हैं करण प्रयाग से, मात्र हमारे साथ 15 मिनट या 20 मिनट वो देते हैं। उसमें भी हमें जब हम उनसे जानकारी मांगते हैं, मैंने व्यक्तिगत उनसे वार्ता रखी थी कि 2 वर्ष पूर्व आपने अखबार में अपना जो ज्ञापन दिया था कि हम अगर आपका जो सहमति पत्र नहीं बनता है तो हम शासन के द्वारा आपके पैसे को सरकार को पुनः भेज देंगे। लेकिन 2 वर्ष पूर्व बीत जाने के बाद भी 2.5 साल होने वाला है, उस पैसे को ना तो सरकार के ने वापस किया ना विभाग ने किया, और जबरदस्ती हमारे ऊपर प्रशासन का दबाव बना करके क्षेत्रवासियों को, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और हमेशा दबाव में रहते हैं, तो उनको मानसिकता रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ग्रामीणों की नहीं सुन रहा और सर्वे बदलकर अंबेडकर ग्राम के ग्रामीणों को सड़क से वंचित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क पुराने सर्वे से ले जाने पर ग्रामीणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुराने सर्वे के अनुसार जिस सोबनराम बैंड से सड़क कटनी थी उसे भूगर्भ टीम ने अनुपयुक्त बताया है और बिना भूगर्भ सहमति से यहाँ से सड़क काटना संभव नहीं है। लगातार उन लोग 27 किलोमीटर दूर आकर के उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं और हमेशा आते हैं। अभी सुबह मात्र 20 मिनट की वार्ता करके निकल चुके हैं। तो इस बात हमारी जो उनसे वार्ता हुई, हमने कहा कि जो हमारी सड़क है, हमारे 3.5 किलोमीटर जो मीटर की जो सड़क है, वो हमारी जो सोबनराम बैंड से हमारी मांग है, जिससे ग्रामीणों को भी उसका उपयोग होगा और स्कूल जो हमारे 2 स्कूल हैं उनको भी टच होगा। आने वाले समय में हमारे छोटे भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। उप जिलाधिकारी थराली अबरार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में पीएमजीएसवाई से पत्रावली मांगी गई थी और पत्रावली से पता चला है कि पीएमजीएसवाई ने सोबनराम बैंड को भूगर्भ रिपोर्ट में अनुपयुक्त बताए जाने के बाद 5 सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा पर ही घटपुल से सड़क की सर्वे कर पेड़ों के कटान की अनुमति लेकर कार्य सड़क का प्रारंभ किया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के विरोध पर ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है और इस विवाद का स्थायी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उस समय के जो क्षेत्र और प्रतिनिधि जितने भी थे उनके द्वारा और जो अधिकारी थे सबके द्वारा सहमति से ये प्रस्ताव बना था और पास भी हो गई है। और रही बात इनके धरने की, तो इनसे वार्ता की जा रही है, इनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण अपनी सुविधा देख रहे हैं और विभाग की अपनी मजबूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बोराघाट चौड़ के 50 मीटर आगे सोबनराम बैंड होकर अब सड़क नहीं बनेगी? क्या ये लोग पहले की तरह ही लंबी दूरी तय कर सड़क मार्ग तक पहुंचेंगे या फिर दूसरा कोई विकल्प है? और अगर है, क्या है? अधिकारियों को साफ करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को श्री केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। हालांकि मंदिर के शिलान्यास के बाद केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों, संतों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। विवाद हुआ तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड में ही रहेगा। सीएम की बातों पर साधु संतों में नाराजगी खत्म हो गई, लेकिन सियासत नहीं खत्म हुई। कांग्रेस वाले इसे लेकर यात्रा भी कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ समय बाद केदारनाथ में उपचुनाव है। इधर कांग्रेस कह रही है कि इस यात्रा का उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
केदारनाथ के चुनाव को दृष्टिगत ये यात्रा चला रहे हैं। हमारा चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति के बीच किस पार्टी के नेता के बयान पर प्रदेश की जनता यकीन करे, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश के कई गांवों में आज भी सड़कें नहीं बनी है। प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। राज्य में कई इलाके हैं जहां शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव है, जिसे लेकर बहुत कम ही पैदल यात्रा की जाती। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे धार्मिक स्थलों पर किसी खास पार्टी का कब्जा है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हों, बताते रहे हों, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हों, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हों, आज उनको भगवान केदार की याद आई है। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में। हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही। कांग्रेस की यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए कि अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस ये यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए हैं कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही और इसके जरिए वो केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी ध्वंस सामने आ गया। साथ ही कांग्रेस की यात्रा जहां से भी होकर गुजर रही है, वहां उसमें 20-25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे। इससे साफ है कि कांग्रेस की ये यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहाँ हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। और जिस प्रकार से यात्रा सबसे, यदि मैं कहूँ इस दौरान सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे 4 धामों में किसी एक धाम पे सबसे ज़्यादा आए तो वह केदारनाथ। ये हमारी यात्रा को प्रभावित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा वहाँ पे इतना ज़्यादा ना हो, सरकार के नाम से ज़्यादा नाम ना बढ़े। और दूसरा, केदारनाथ का चुनाव आ रहा है, ये केदारनाथ के चुनाव को दृष्टिगत ये यात्रा चला रहे हैं। फिर आप देखिए, पूरे यात्रा के दौरान मैं तो चैनल्स में ही देखता हूँ, कहीं 20-25 से ज़्यादा इनके लोग ही नहीं हैं। एक बार पहले भी कि हमारे माननीय करण महाराज साहब ने यात्रा निकाली, वो फ्लॉप यात्रा थी, ये फ्लॉप यात्रा है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुराधर जोशी का कहना है कि ये एक धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा का उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं। जोशी ने कहा कि हमारे 4 मुद्दे हैं और उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच से होकर यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ गर्भगृह से सोना चोरी हुआ, इसके साथ ही मंदिर के नियमों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह में कैमरे लेकर गए, कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा किया। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जा रही। उपचुनाव से यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। उपचुनाव से इसको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
हमें तो ताज्जुब लग रहा है कि आप जैसा विद्वान वर्ग और मीडिया जो लोकतंत्र का रक्षक होता है, चौथे खंभे के रूप में काम करता है, अगर इस यात्रा को चुनाव से जोड़ लें तो मैं समझता हूँ हमारी यात्रा निरर्थक होगी। हमारा चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। हम ये 4 मुद्दे हैं हमारे, हम इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और हमारे मुद्दे गलत हैं या सही हैं इसका विवेचन आपको करना है। इसके लिए आशीर्वाद आपने देना है। क्यों, जब स्वयं भाजपा के लोगों ने कहा है कि 230 किलो सोना हम यहाँ पर लगा रहे हैं और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्हें स्वयं पत्र लिखा, सोना लग रहा है, सुरक्षा प्रदान की जाए और उसके लिए आवश्यक है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, कहा है। और मंदिर के गर्भगृह में मोदी जी घुस गए, 4-5 कैमरे लेके घुसे, वहाँ की पवित्रता भंग की। कभी केदारनाथ में ऐसा नहीं हुआ है। या मंदिर में कोई भी जाता है तो कैमरे साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होती है, वो गर्भगृह है, वहाँ पर वैसे तो कोई व्यक्ति भी डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकता है। मोदी जी ने गर्भगृह के नियमों को तोड़ा है और जो कृष्णा माई की गुफा है उसमें भी उन्होंने उसका नाम मोदी गुफा करने का क्या औचित्य है। और पंडा पुरोहितों की मांगों का वो अवहेलना कर रहे हैं। जो मांग उनकी है, सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है। इन मुद्दों को लेकर हमारी यात्रा है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो वहीं किशोर उपाध्याय को जवाब देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह का कहना है कि किशोर उपाध्याय पहले खुद कांग्रेस में रह चुके, उन्हें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश आपदा से त्रस्त है और भाजपा सरकार बीजेपी को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल हो रही है। इसलिए सरकार प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस की यात्रा को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है, जबकि ये यात्रा हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस की जो केदार यात्रा है ये एक आस्था और जो हमारी परंपरा है उसके संरक्षण और उसके सुरक्षा के लिए हो रही है। अगर भाजपा अपने डबल इंजन की सरकार ने केदार मंदिर को दिल्ली में स्थापित करे या उसका कोई दूसरा रूप करके उसको कहीं दूसरी जगह स्थापित करे तो ये जन भावनाओं का मजाक है। वही किशोर भाई की बात, वो तो कांग्रेस में रह चुके हैं। अगर भाजपा प्रदेश में हो रही भूस्खलन या दूसरी बातों का ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस की इस यात्रा पर कुछ कमेंट करे तो ये अच्छा नहीं लगता। उनकी यात्राएं होती रही हैं। कांग्रेस ने कभी किसी यात्रा पर कोई कटाक्ष या कोई कमेंट नहीं किया। ये हमारी श्रद्धा और भक्ति है। कांग्रेस पार्टी केदार यात्रा कर रही है। दरअसल केदारनाथ को लेकर प्रदेश में चर्चा तब तेज हुई जब दिल्ली के बुराड़ी में एक ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सीएम धामी ने केदारनाथ धाम का शिलान्यास किया, जिसके बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि प्रदेश के साधु संतों ने भी नाराजगी दिखाई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीएम धामी ने साधु संतों से बातचीत में साफ कर दिया था कि केदारनाथ धाम सिर्फ केदारनाथ में। इसके बाद ट्रस्ट ने भी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और बाद में धामी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया, जिससे तमाम सवालों पर विराम लग गया और इन सबके बीच कांग्रेस ने केदारनाथ तक पैदल यात्रा की घोषणा कर दी। लिहाजा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हरिद्वार से लेकर केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासत चरम पर है। ये प्रपंच रच के इस यात्रा को प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते जा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो आपसी द्वंद्व है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये यात्रा निकाली है, लेकिन जनता इनके स्वांग को समझती है, इनके इस हथकंडे को समझती है और निश्चित रूप से इनका जो ये कारनामा है या जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान केदार इनको तो माफ़ करने वाले हैं नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे कुछ भी करे, लेकिन सच तो यही है कि आरोपों की राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ समय बाद केदारनाथ में उपचुनाव। लिहाजा एक तरफ जहां कांग्रेस यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करती है और बीजेपी वाले ये बताने की पूरी कोशिश में कि कांग्रेस वालों का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों शंकराचार्य तक ने ये कह दिया था कि मौजूदा वक्त में धर्म में भी राजनीति की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर सियासी रोटी सेक रहा है और कौन धर्म के नाम पर जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। विचार कीजिए, बड़ा सवाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।